Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, आपका favorite show on everything finance, stocks, business and economics. So getting right into it. Pakistan Stock Exchange ने फिर से कल all-time high बना दिया. Market crossed and closed above 136,000 points. कल के ऐसी 100 was 2,200 points up, मतलब 2200 points up. मतलब बहुत खूबसूरत दिन था मार्केट में एंड PSX इज क्लियरली बुलिश. सबसे पहले देखते हैं कौन से स्टॉक सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे. तो फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ दिस आपको एक चीज़ नज़र आ गई होगी. बैंकिंग सेक्टर हैज़ बिन पुलिंग अप द इंडेक्स कंसिस्टेंटली. पिछले जब से आपका फेडरल बजट के बाद जो रैली आई है उसमें मेन कंट्रीब्यूशन आपकी बैंकिंग सेक्टर की है. सबसे पहले द रिज़ल्ट केम आउट ऑफ UBL, राइट. इट वाज अ ग्रेट रिज़ल्ट. उनकी अर्निंग्स हैव डबल्ड, मोर देन डबल्ड ईयर ऑन ईयर. उसके अलावा उनकी इंटरेस्ट अर्निंग्स इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, उनकी डिपॉजिट रेट इंक्रीज़ हो गई है एंड वी कैन सी दैट मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है इस चीज़ में. तो कल UBL ने 570 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए टू द इंडेक्स. HBL ने ऑलमोस्ट 390, FFC ने 200, बैंक अल हबीब ने 180, MCB ने 160, हब पावर ने 126. एंड इफ़ वी लुक के कौन से आइटम्स वर नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एक वेटेड इंडेक्स है एंड जस्ट बिकॉज वन थिंग इज़ अप डज नॉट मीन एवरीथिंग इज़ अप. बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, हमारे पोर्टफोलियोज डाउन जा रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ व्हाई दैट वुड बी. बिकॉज आप देख रहे हैं बहुत साफ नज़र आ रहा है PPL, PSO, निशात मिल्स, OGDC, SNGP, स्वी नॉर्दर्न, मतलब कि आपका basically energy was in the red yesterday, right? And यही अब आज हमारी बात हो रही थी in the office. A lot of people have questions about, financial sector funds and कि, you should invest in one. One thing I want to remind you guys is कि अभी अगर आप लोग याद करें जब circular debt resolution की बात हो रही थी पिछले Feb या maybe March, तो 2 महीने की रैली हुई थी in energy. Right? उस टाइम पे there's one energy fund that was doing really well, everyone was really happy, people were investing in it. मैं यही एग्जांपल देना चाहती हूँ. अभी वही एनर्जी फंड इज़ प्रॉब्ली नॉट डूइंग वेल, तो उसका आपको कहीं कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा. लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर जितने फंड्स हैं ये कहलाते हैं अग्रेसिव फंड्स, ठीक है. तो दीज आर फंड्स विद इन द म्यूचुअल फंड्स. इट्स अ प्रोडक्ट दैट इज़ ऑफर्ड एंड आप उसमें इन्वेस्ट अगर करते हैं तो फिर जब वो सेक्टर चढ़ता है और जब तेज़ी से चढ़ता है तो फिर ऑब्वियसली यू आर इन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. लेकिन एट द सेम टाइम जब वो सेक्टर एक हिट लेता है, बिकॉज दीज आर फंड्स दैट आर अग्रेसिव इन नेचर, तो आपकी पोर्टफोलियो पे हिट भी उसी तरह आती है, राइट. So this is what was happening yesterday. KMI side पे there was not that much of an increase because as you know banking sector में rally चल रही थी and KMI हमारा Sharia compliant index है, तो conventional banks उसमें नहीं आते, they are not constituents. However, what was pulling up the KMI index yesterday was Systems, Hubco, Anglo Fertilizer, Pioneer Cement, and pulling it down, which is why आपका KSE was up 1.5% and KMI only 0.5%, was because आपका energy was pulling it down. PSO, PPL, SNGP, again similar list, यही जो आपको नज़र आ रही है, right? OGDC, because सारी Sharia compliant companies, they come in the index. That's why index थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ खिंचा था and wasn't it didn't perform as well जिस तरह से हमारा KSE 100 ने परफॉर्म किया. Just a short reminder कि KSE 100 वाला इंडेक्स जो होता है, it is a conventional index. It is the top 100 largest market cap companies in the Pakistan Stock Exchange. It is a weighted index, मतलब कि market cap के मुताबिक it is weighted in different companies are given different percentages. KMI 30 index, top 30 Sharia compliant companies हैं. It is a Sharia compliant index. It is the benchmark for आपके जितने Sharia compliant funds हैं. So अब बात करते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग की. गाइस, डू वी हैव द फिपी लिपी? ओके, वी डू. लवली. ओके, सो वी कैन सी इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा नेट बाइंग की एट ऑलमोस्ट $18 million. बैंक्स और DFIs ने $30 million की सेलिंग की. म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट $6 million की बाइंग की. कंपनीज ने $8 million की बाइंग की. सेक्टर वाइज डिवीजन देखते हैं. लेट्स लुक एट व्हाट
my area, the mutual funds were doing, of course, banks में खरीदारी $2 million की, cement में खरीदारी $6 lakh की, fertilizer में $2.5 lakh की buying, E&P मतलब energy में $4 lakh की buying, OMCs में all negligible मतलब $1 lakh की selling net, and textile में barely any movement, tech में barely anything. Individual side पे सबसे ज़्यादा individuals का जो interest रहा है has been in your fertilizer sector. That is right, fertilizer currently discount पर trade कर रहा है, but there are many reasons for that, many economic reasons for that. हमें पता है कि textile is not being able to hold up its revenues. They are struggling with taxation and special economic zones की जो establishment थी उन पे भी the taxation is now going to change. If we look at banks and DFIs, so mostly selling अच्छा profit taking किया उन्होंने banks में, fair enough. And brokers की side पे selling आई है cements में, and थोड़ी बहुत buying आई है banks में, but they were net sellers of $1 million. तो overall आपकी सबसे ज़्यादा movement आई है power sector में, आपकी E&P में, आपकी food sector में, banks not really leading the volumes, tech, textile, and that is the Fippy-Lippy summary for yesterday. So moving on, President Donald Trump is back again, एक और reversal के साथ. Trump कहते हैं फिर कुछ और करते हैं, and he just keeps turning things around. एक बहुत major geopolitical development कल unfold हुई as US President Donald Trump ने announce किया कि नए advanced weapons यूक्रेन के लिए issue कर दिए गए हैं, and there's a clear ultimatum कि अगर रशिया agree नहीं करता to a peace deal within 50 days, तो फिर जो मुल्क रशियन ऑयल और एक्सपोर्ट्स बाय कर रहे हैं वो बहुत टफ सैंक्शंस फेस करेंगे. President Trump, while seated with NATO Secretary General Mark Rutte in the Oval Office, उन्होंने स्टेट किया कि टॉप ऑफ द लाइन पेट्रियट मिसाइल्स भेजी जाएंगी नेटो के पास फॉर यूक्रेनियन डिफेंस विद द कॉस्ट कवर्ड बाय यूरोपियन एलाइज. उन्होंने एम्फसाइज किया कि कुछ एग्जिस्टिंग पेट्रियट बैटरीज दूसरे मुल्कों से स्वैप की जाएंगी एंड फास्ट ट्रैक की जाएंगी टू कीव. और साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन ने पीस डील साइन नहीं की तो फिर रशिया के तमाम एक्सपोर्ट्स पे 100% टैरिफ्स और उनके बायर्स पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगी जो अब भी रशिया से ऑयल कमोडिटीज़ ख़रीद रहे हैं, इंक्लूडिंग मेजर इंपोर्टर्स जैसे कि चाइना और इंडिया. एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक शार्प डिपार्चर है फ्रॉम वेस्ट की अर्लियर अप्रोच, एक क्लियर एस्केलेशन इकोनॉमिक प्रेशर के बीच. इम्पैक्ट बहुत इमीडिएट था. ब्रेंट क्रूड जंप्ड ओवर 3% ड्यू टू फेयर्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन. रशियन मार्केट्स हाउएवर उन्होंने देखी शॉर्ट टर्म रीबाउंड जब ट्रंप ने एक 50 दिन का ग्रेस पीरियड दिया, ईजिंग इमीडिएट इन्वेस्टर पैनिक. पाकिस्तान जैसी एनर्जी इंपोर्टिंग मुल्क में डेवलपमेंट काफ़ी कंसर्निंग है. अगर ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहें तो उसका मतलब है कि प्रेशर रह सकता है पाकिस्तान की करंट अकाउंट पे, इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकती है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी पे. स्टेट बैंक शायद रीथिंक करे ईज़ देना अगर इम्पोर्ट इन्फ्लेशन अनमैनेजेबल हो जाती है. ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की विद पुतिन. उन्होंने कहा कि पीस डील्स नियरली फाइनलाइज हो चुकी हैं 4 दफ़ा, लेकिन सिर्फ फ्रेश बॉम्बिंग से डिसरप्ट हो चुकी हैं. उनकी टोन बहुत अग्रेसिव थी. वी गेट अ लॉट ऑफ बुलशिट थ्रोन एट अस बाय पुतिन वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. ये डेवलपमेंट सिर्फ बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट्स में सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट सेंटिमेंट एंड ग्लोबल रिस्क फ्लोज पे आता है. पाकिस्तान नीड्स टू स्टे अलर्ट क्योंकि अगर ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड डेवलप होता है तो फिर PSX और फॉरेन इन्फ्लोज दोनों में प्रेशर आ सकता है. बॉटम लाइन ये है कि ट्रंप का 50 दिन का अल्टीमेटम रीशेप कर सकता है ग्लोबल अलायंस को, डिस्टर्ब कर सकता है ट्रेड फ्लोज को और डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली थ्रू आपकी हायर ऑयल प्राइसेस एंड शिफ्टिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट. टॉकिंग अबाउट लोकल न्यूज़, हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं. होम रिमिटेंसेस ने इस साल इकोनॉमी को एक बहुत सॉलिड लाइफलाइन दी है. एज वी बीन स्पीकिंग अबाउट फिस्कल ईयर 25 में रिमिटेंसेस ऑलमोस्ट 30% बढ़कर $38 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जो कि गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स का कंबाइंड टोटल क्रॉस कर गई हैं. राइट, तो सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा पैसा आया है 9.4 बिलियन, जो तकरीबन 25% ऑफ द टोटल है. लेकिन इंटरेस्टिंगली ये इंक्रीज सिर्फ लेबर माइग्रेशन की वजह से नहीं हुआ. माइग्रेशन नंबर्स में एक्चुअली 2024 में डिप आया था एंड मेजॉरिटी
क्वालिटी वर्कर्स अभी भी अनस्किल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड तो एक्चुअली ये बूस्ट जो है ये आया फॉर्मल चैनल्स के ज़रिए, इनफ्लोज बढ़ने से। तो स्पेशली ड्यू टू आपका क्रैक डाउन ऑन हुंडी हवाला, राइट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो साथ ही फ्रीलांसर्स और यूएई रजिस्टर्ड पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की इनकम भी रेमिटेंसेस में रिफ्लेक्ट हो गई है। Another surprising fact, UAE से remittances 41% बढ़ गई हैं, इवन दो वहाँ जाने वाले वर्कर्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये फॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट है। जहाँ पहले लॉन्ड्रिंग होती थी, अब वही पैसा अब ऑफिशियल रूट से आ रहा है, विच इज़ वाई द नंबर्स ऑफ इंक्रीज। लेकिन देयर इज़ अ वार्निंग, ओवर रिलायंसेस रेमिटेंसेस पे बहुत रिस्की हो सकती है। EAG के अहमद जमाल पीरज़ादा कहते हैं कि ये डच डिजीज़ का एग्जांपल है, क्योंकि रेमिटेंस जोन्स में प्रोडक्टिव इंडस्ट्री कम और कंजम्पशन ज़्यादा होती है। इसका रिजल्ट होता है कि लो वैल्यू इंपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर। तो जब $38 बिलियन का, इट साउंड्स रियली ग्रेट, एक्सपोर्ट्स आर एक्चुअली द रियल ड्राइवर जो इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शुगर की एक्स मिल प्राइस फिक्स कर दी है at 165 per kilo after successful negotiations between government and sugar industry. Ministry of National Food Security ने provinces को direct किया है कि इस रेट पे शुगर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। एंड ये मूव कुछ दिन बाद है जो पाकिस्तान ने 500,000 टन शुगर इंपोर्ट करने का प्लान अप्रूव किया, और अब ट्रेडिंग कॉर्प ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख से 5 लाख टन के लिए टेंडर इशू भी कर दिया है। ऑफर सबमिट करने की डेडलाइन इज़ 18 जुलाई और शिपमेंट अगस्त में शुरू हो जाएगी। शुगर की प्राइसेस जनवरी के बाद शार्पली ऊपर गई हैं, एंड दिस मूव कुड स्टेबलाइज दोज प्राइसेस। ये एक कोशिश है उन प्राइसेस को स्टेबिलिटी देने की। शुगर इसको कहीं से भी सोर्स किया जा सकता है, एंड TCP ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि टेंडर क्वांटिटी एडजस्ट की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायनामिक्स। बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। चाहे शुगर हो या रेमिटेंसेस, पाकिस्तान एक्सटर्नल फ्लोज पर रिलाई कर रहा है टू स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम तभी जीती जा सकती है जब एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन दोनों कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रजेक्टरी पे हों। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इस कि पाकिस्तान की जो सोलर अडॉप्शन है ये अनइमेजिनल लेवल की अडॉप्शन है। ये बहुत फ़ायदेमंद है फॉर द पीपल, लेकिन नॉट फॉर द गवर्नमेंट, एंड वील एक्सप्लेन वाई। कुछ अहम ख़बरें हैं जो आज के दिन मार्केट और इकोनॉमी को दोनों को अफेक्ट करती हैं। हमारे साथ इसी बात पे बात करने के लिए वी विल हैव विद अस डॉक्टर शहबाज, जो बहुत दफ़ा आ चुके हैं हमारे शो में, एंड ही हैज़ सम ग्रेट थिंग्स टू से। ही इज़ एक्चुअली अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन China, and he is a PhD in economics. Truly brilliant person. We're always happy to have him on the show. But so we're going to take a very short break. So get your nashta, your chai, your omelets, pancakes, whatever you have it. Get your coffee, your chai ready. Get comfortable. It's going to be a very interesting conversation as usual. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Don't go anywhere. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Without taking any more time, I'll just get right into it. Break जाने से पहले we said Dr. Shahbaz is going to be with us. He is a professor in China. He talks about the economy, teaches about it, and हमेशा जब ये हमारे शो में आते हैं, he has such great words to share. And honestly, इतने आसान तरीके से वो समझाते हैं because he's a teacher, he's a professor, right? Thank you so much, Dr. Saab, for being with us. जी बहुत शुक्रिया विशाल। ओके तो सबसे पहले लेट्स गेट राइट इनटू इट। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत रैली कर रही है, राइट? बैंक्स स्पेशली पुल अप कर रहे हैं चीज़ों को। लोगों की बहुत क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर फंड के व्हाई आर देयर नॉट मोर फाइनेंशियल सेक्टर फंड्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर एट द सेम टाइम बोल रहे हैं कि ये एक बबल है, हालांकि बबल का मतलब होता है ओवर वैल्यूड होना। और जैसे कि आपको पता है मुझसे बेहतर, हमारे प्राइस मल्टीपल्स इतने लो हैं कि हम तो फेयरली वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड तो बहुत दूर की बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट द करंट प्राइस मूवमेंट्स इन द KSE 100 इंडेक्स? हाँ जी, देखिए बात ये है कि जो स्टॉक मार्केट है ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का। तो हम सारी इकोनॉमी को इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, ना हम इकोनॉमी को मैच कर सकते हैं कि एक तरफ आपका स्टॉक मार्केट जो है वो बूस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ आपके जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हाँ उसमें इंप्रूवमेंट तो आ रही, लेकिन जिस स्पीड से आपका स्टॉक मार्केट बूस्ट कर रहा है उस स्पीड से उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है उस तरह से 100% लिंक नहीं है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के साथ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है, आई वाज इन कराची इन 2007, तो मैं स्टूडेंट था उस वक्त एमफिल का। तो हसन स्क्वायर और आसिफ स्क्वायर जो वहां पे कहने के दंगे हो रहे थे, हमारी स्टॉक मार्केट उसका इंडिविजुअल वो ऊपर जा रहा था। तो ये आप देखें ना कि ये चीजें और अभी भी सोच हमारी ऐसी है।
जहाँ तक ओवर वैल्यूएशन की बात है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी जो है उसकी जो रियल वैल्यू देखते हैं तो हमें कहीं मैच होती नहीं है और ना हमें कुछ समझ आ रही कि हम करें क्या। लेकिन जब हम अगेंस्ट डॉलर ये चीज देख रहे हैं, हमें हमारा रुपया जो है उसकी अमाउंट जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो चीजों को मेरे ख्याल में हमें मैच करने की जरूरत है। और आज मैं IMF का एक पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी उन्होंने SDPI में कहीं उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान जो है वो पहले से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारे इर्द गिर्द वो तजारती माहौल है, जंगी माहौल जो है वो अब मुल्क के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज दोबारा से इन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया है। तो इसके ऊपर काबू पाने की जरूरत है। और स्टॉक मार्केट के ऊपर हम डिपेंड तब करेंगे जब हमारी इकोनॉमी या हम ये देखेंगे कि जो मिसिंग लिंक्स थे हमारी स्टॉक मार्केट और पाकिस्तानी इकोनॉमी के दरमियान उनको हम फिल नहीं करते। और उसके लिए देखें हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब तक आप वो अमल प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली तरीके से पूरा नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप स्टॉक मार्केट के जो प्योर बेनिफिट्स हैं उनको आप अचीव कर पाएंगे। 100% कितनी सही बात की आपने। इनफैक्ट इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी। जैसे कि आपको पता है हमारी शुगर इंडस्ट्री किस तरह से फंक्शन करती है, राइट? फेक ये लोग शॉर्टेजेस क्रिएट कर लेते हैं, होर्डिंग करते हैं। अभी इनफैक्ट शुगर की इतनी शॉर्टेज रिपोर्ट हो गई थी कि शायद कोई 5 लाख टन को इम्पोर्ट करने पड़ गए, राइट? और इनको टेंडर लेना पड़ा फॉर दैट। तो ये सोल्यूशन क्या है इस चीज़ की? क्योंकि एक्चुअली तो हमारा शुगर वर्क्स एज काइंड ऑफ आप कार्टेल ही कह लें उसे, आई गेस। तो इसकी सोल्यूशन क्या है? क्योंकि वुडंट दिस कम अंडर करप्शन? करप्शन भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग जो प्रेडिक्शंस करते हैं उसमें घपला करते हैं। मैं आज मेरा व्लॉग जो मैंने पब्लिक किया उसमें मैंने एक बात कही थी कि मैं 2016-17 में फ्रांस में था, बल्कि 19 तक वहां पे रहा हूँ। जब मैंने घर लिया ना तो मैं जब नोटरी के पास गया वो साइन करने के लिए और घर को हैंडओवर करने के लिए, तो उसने मुझे कहा जी आपका जो घर है ना यहाँ पे स्लैब आ जाएगा। अब देखें मैं 2-2.5 लाख यूरो मैंने पे किया, तो मैं एक थोड़ा सा टेंस हो गया। तो उसने हंस के उसने कहा तुम्हें इतना ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो सैलाब है ये 99 ईयर्स के बाद आएगा। तो तुम्हारा घर चूंकि 11वें माले पे है या 11वें नंबर पे है तुम्हारा फ्लैट जो है, तो अगर सैलाब आएगा भी तो वो तुम्हारी छत जो है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरे बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि देखें वो 100 साल की प्रेडिक्शन करके बैठे हुए हैं, और कोई सेल परचेज की बात होती है तो वो ईमानदारी से बताना अपना फर्ज समझते हैं। आप हर साल प्रेडिक्शन करते हैं, हर साल आप चीनी जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, हर साल आप चीनी इंपोर्ट भी करते हैं, हर साल आपकी शॉर्टेज भी क्रिएट हो जाती है। तो मुझे बताएं ये पॉलिसी मेकर जो है ये क्या कर रहे हैं? अभी आपने क्या 140 की चीनी थी, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते 195 पे चली गई। मेरे डस्का में 200 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त हो रही है। और आपने क्या किया कि आपने कहा कि फॉरेन रिजर्व कमाने के लिए पहले हमने चीनी एक्सपोर्ट की, अब आप 30 करोड़ डॉलर की चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और चीनी इंपोर्ट करेंगे आप डॉलर्स में। अब यही ताजर हजरात जो हैं जब ये टैक्स पे करते हैं तो टैक्स पे करते हैं रुपए में। अब मैं थोड़ा टैक्स की फिगर बता दूं तो हमारे जो ब्राह्मण है जिनको हम एक्सपोर्टर्स कहते हैं, उन्होंने 80 अरब का टैक्स दिया है। ताजर हजरात ने 62 अरब का टैक्स दिया है। अब यही अवाम जिनको अब चीनी जो है वो 200 रुपए फी किलो मिलेगी, इनसे आपने विद होल्डिंग टैक्स और जनरल सेल टैक्स के नाम से उसकी मद में 490 अरब का टैक्स इकट्ठा किया है। तो हर तरफ जो है वो तो एक आम आदमी या वही पीस रहा है। तो मेरे ख्याल में लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अगर चीनी की शॉर्टेज हो गई है तो कम से कम वो अपनी जो शुगर वाली आदत है उसी को थोड़ा सा कम कर लें। नहीं सर, मैं आपको बताऊं यहाँ क्या होता है, कोई शॉर्टेज की बात भी होती है ना, लोग अपने घर में बोरियां उठा के ले आते हैं, मजीद इन्फ्लेशन को खराब करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो बात हुई थी, शायद हमारा ईमान जो है वो इतना मजबूत नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि हमें ये था कि बस यार पता नहीं कल को मिले या ना मिले, तो बस आज ही सारा इकट्ठा कर लो। मुझे आप बताएं कि अगर आपने अब एक दिन में आप 2 कप चाय पीते हैं, तो अब 100 किलो चीनी अपने घर में इकट्ठी कर लेंगे, तो वो 2 कप चाय जो है वो 100 किलो की मदद से कितनी देर आप लेके चलेंगे, या कितना ज्यादा वो 10 साल की अब चीनी अपने घर के अंदर स्टोर करके बैठ गए। तो हमें थोड़ा सा इस चीज को भी देखना चाहिए कि अगर शॉर्टेज हुई है तो फॉर द टाइम बीइंग कोई बात, थोड़ा सा हम अपने आप को एडजस्ट कर लें। ये नहीं कि आप मतलब होर्डिंग शुरू कर दें और पैनिक में आके, असल में आई थिंक हमारी आवाम के लिए सब कुछ एक लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह बन जाता है, राइट? इवन बीच में हमारे क्रॉस बॉर्डर टेंशन जब हो रहे थे, तो आप यकीन करें कि इतने एजुकेटेड फैमिलीज, मेरे दोस्तों के अम्मी अब्बू अपने घर में होर्डिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। आप देखें ना, हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि जंग अगर 2 साल रहती तो मैंने आपको जवाब दिया था कि जंगें इतनी लंबी नहीं होती, ये हार्डली महीना 2 महीने होगी। और तो हाँ, जो बात एक है वो करने वाली ये कि जंग छोटी हो या बड़ी हो उसके साथ जो बुरे ही आते हैं।
तो देखें वक्त के साथ साथ चीजें सेटल डाउन होना शुरू हो गई, तो हमें पता नहीं वो किस चीज की वो फिक्र होती है, तो हम वो जो चीजों को होल्ड करना शुरू करते हैं, पता नहीं कल हमने मर जाना है, आज ही सारा खा लें। तो हमें भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में अपनी आदत जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करना चाहिए। 100%। तो अभी हमारी रेमिटेंसेज इस साल जिस तरह से आपको पता है रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं, $38 बिलियन एस्टिमेटेड, राइट? लेकिन ये मतलब कोई प्रोडक्टिव वैल्यू एडेड टू द इकोनॉमी नहीं है। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो अपने प्यारों को वापस पैसे भेज रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शायद कुछ लोग अपने मुल्क में या अपनी फैमिली को पैसे भेज रहे हैं खर्चे के लिए, राइट? तो ये कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं है। हम इतना फोकस डाल रहे हैं रेमिटेंसेस पे और कि जी रेमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग है और ये एक लाइफलाइन बन गई है, हालांकि हमारे एक्सपोर्ट्स अभी तक इतने निगलेक्ट हुए हैं। तो ये प्रायोरिटीज कुछ टेढ़ी नहीं है अभी। जी बिल्कुल, बात ऐसे ही है। तो दूसरी बात यह है कि जब आपका 32 अरब का रेमिटेंस था, तब आपका रुपया जो था वो रुपया जो डॉलर के अगेंस्ट उसमें 275 पे या 280 पे उसकी वैल्यू थी डॉलर की। अब आपकी जो रेमिटेंस है वो 38 बिलियन पे चली गई है, तो इसका इफेक्ट जो है वो डॉलर की प्राइस को पड़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है कि आपकी रेमिटेंस भी बढ़ती जा रही है और बड़े फखर से हम बता रहे हैं कि 38 बिलियन डॉलर पे हम चले गए। उधर से आप देखें कि आपका रुपया जो अगेंस्ट डॉलर वो 280 रुपए से भी ऊपर उसकी वैल्यू चली गई है। तो देखें ना कुछ मिस तो है इकोनॉमी के अंदर, जिसको शायद हम देखना नहीं चाह रहे या हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि ये फॉरेन रेमिटेंस जो है ये इससे भी ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है अगर हम हमारे चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा सेट करें। अब मसला ये हो रहा है पाकिस्तान में, कोई बंदा अगर पैसे मंगवा रहा है तो उसको कहीं बहुत सारी जगहों पे जवाब देना पड़ता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अगर आप 1 लाख का रेमिटेंस आप मंगवा रहे हैं तो उसका सोर्स ऑफ इनकम आपको शो करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जनाबे वाला ये हाल है कि अगर मेरा $500 कहीं से आ रहा है बाहर रिसर्च कंसल्टेंसी फार्म में या बुक पब्लिशिंग की फार्म में या मैंने कोई स्टूडेंट सुपरवाइज किया ऑनलाइन फॉर्म, तो उसके लिए मुझे 6 कॉल्स आती हैं और 6 दफा मुझे जवाब देना पड़ता है। तो ये भी हमने सिनेरियो बनाया ना, इसको मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। और आपको पता है कि ये मैं ओपनली बात कर रहा हूँ कि ब्लैकमेलिंग हो रही है उन लोगों के साथ जो ओवरसीज काम कर रहे हैं और अपने फैमिली की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने मुल्क की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो पैसा भेज रहे हैं तो उनको उस पैसे के लिए 100 जगह पे जवाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम रेमिटेंस जो उसको इंकरेज करें, जो ओवरसीज लोग काम कर रहे हैं वो पैसा मुल्क के वापस भेजें। और यहाँ से चीजें जो इस तरह इस माहौल में क्या होगा कि लोग डिस्करेज होंगे। और अब मैं अब आगे अगर खुल के बात करूं तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर लोग उसके अंदर रह के काम करें तो ठीक है, वरना आप शैडो इकोनॉमी को इंकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली आपने इतनी चीज़ें ऐड कर दी हैं फॉर्मल इकोनॉमी में कि लोग ना चाहते हुए भी कह रहे हैं कि हमें सर्वाइवल के लिए ग्रे इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि हमारी बिजनेस सर्वाइव करें, हमारी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इतना फ़र्क ना हो उस चीज़ में। इनफैक्ट हमारे शो में बहुत ये बिजनेस साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो लोग यही बात करते हैं कि हम स्पेशली जब अपनी इंडस्ट्री या सेक्टर वाइज कंपनीज़ को इनकरेज करते हैं कि आप लोग अपनी चीज़ें फॉर्मलाइज करें और फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बने, तो सबसे बड़ा डाउन पॉइंट यही होता है कि वो बंदा कहता है कि भाई हम अगर आना भी चाहें तो हम किस तरह से आए, टैक्सेशन इतनी ज्यादा है। हाँ नहीं, वो टैक्सेशन वो देखें वो तो होगा ही। उसकी वजह ये है कि जब आपको पता है आपके मुल्क पर ऑलमोस्ट 75,000 अरब का कर्जा है, बिल्कुल, जिसमें तकरीबन 20+ अरब जो है वो आपका फॉरेन और बाकी सारा आपका लोकल कर्जा है। अब कर्जा आपने इतना ज्यादा लेके खा लिया है, कर्जा वापस तो लोग करेंगे ना। अब लोगों से कर्जा वापस कैसे लिया जाएगा? जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि गरीब आवाम से जो बिजली सार्फिंग है उनसे विद होल्डिंग टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स के नाम के ऊपर 490 अरब रुपया आपने टैक्स की माध्यम में जमा किया है। अब ये 490 रुपया जब टैक्स की माध्यम में जमा किया, ये मल्टीपल होकर जब महंगाई की फॉर्म में लोगों पर आएगा तो क्या उसकी सूरत होगी? मैं पिछले आज से 4 माह पहले मैं अपने दर्जी को एक ही मेरा दर्जी को 8-10 साल से उसी के पास काम कपड़े अपने वगैरह बनवा रहा हूँ, तो उसने 1750 रुपये मुझसे लिए फीस सूट सिलाई। इस दफा मैं जब गया तो उसने 2,000 ले लिया मुझसे। मैंने कहा क्या हो गया? कहता भी ठीक है, अब गवर्नमेंट जो चीजें महंगी कर रही है, टैक्स महंगा लगा रहे हैं, तो हमने भी तो आप लोगों से पूरा करना है। तो ये तो एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी अब तो इसको देखें तो बड़े लेवल के ऊपर चीजें वो कैसे हो रही हैं। और जहाँ करप्शन की जो करप्शन है वो जहाँ पहले क्या होता है, ये बात के हम हजारों में करप्शन, अब मैं आपसे डिमांड करता था उसको तो लाखों में आ गई, बट अब करोड़ों में बात चली गई है। तो ये सारी चीजें मिलके, ये जो मिसिंग लिंक्स हैं, ये सारी चीजें मिलके तो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या इसका बाकी लोगों को नहीं पता? जो अपर लेवल, मैं एक नाचीज छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर इन चीजों का पता है, जो अपर लाड काम कर रही है, गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजों का नहीं पता? सबको पता है।
डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, तो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ नॉर्थ ऑफ $25 बिलियन, राइट? तो अब अगर हम बात करें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप यूरोप में जाके कोई नॉर्मल से एरिया में कि कोई लेक फ्रंट रिजॉर्ट ये वो, वहाँ पहुँचना इतना आसान है, वहाँ आपकी ज़िंदगी थ्रेट नहीं होती, वहाँ बिजली के मसले नहीं हैं, गर्म पानी के मसले नहीं हैं, वहाँ आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी पड़ती पहुँचने के लिए, चाहे आपका व्यू इतना अच्छा ना हो जितनी हमारे पास खूबसूरती है। वाकई दुनिया में बहुत कम जगह हैं ऐसी, शायद स्विट्ज़रलैंड और इंडिया का कश्मीर ही कंपेयर कर सकता है जितनी खूबसूरती है हमारे मुल्क में, लेकिन वो चीज़ यूटिलाइज़ नहीं हो रही क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो टूरिज्म तो एक बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है ग्लोबली, और पाकिस्तान को इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं मैच कर पाते क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसा कमाना ही नहीं चाहते। आप केपीके में चले जाएं, आपको इतने अच्छे अच्छे नेचुरल सीन्स मिलेंगे कि बंदा देख के बंदे की अकल जो है दंग रह जाती है। मैं ये केपीके में सवात का मैंने वो जो विजिट किया, तो वहाँ पे मुझे एक जो वो क्या उसको कहते हैं, एयर चेयर कहते हैं इसको, जो आपको लिंक करती है। तो वो मैं मतलब वहाँ लोकल लोगों ने कहते थे हमने वो पीटर इंजन लगा के दिया, हमने किया हुआ है। तो मैंने कहा इसका किराया कितना है? कहता सर 20 रुपए। मैं कितने देहात जो इसके साथ लिंक है, कहते हैं कि जिस दिन ये चेयर लिफ्ट जो है ये नहीं चलेगी, 20 देहात का आपस में जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। और आप सोचें, इस चीज़ का मतलब एक जुगाड़ी तरीके से एक चीज़ लोकल्स ने खुद से अपना इनिशिएटिव लिया कि हमने बनानी है। वो चीज़ कितनी अनसेफ होगी, वो चीज़ कितनी अनसेफ होगी, कितनी सेफ्टी कंसर्न्स होंगी, और कितने लोग अपनी जानें रिस्क कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपका मुल्क नहीं कर रहा खुद से। उसमें बड़ी मजे की बात आप देखें ना कि वो अपनी जान को रिस्क में भी डाल रहे हैं, साथ में 20 रुपए भी दे रहे हैं, पैसे दे के अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। अच्छा, इसके आप पैरेलल उसमें आ जाए, बुर्सा इसका शहर है टर्की का, बड़ा ही खूबसूरत शहर है, ठीक है जी। यकीन करें, मैं वहाँ जो चेयर लिफ्ट की क्वालिटी थी ना, मैं वो देख के परेशान हो गया, हैरान भी हो गया। और उसको छोड़ दें, टर्की तो डेवलप कंट्री, उसको छोड़ दें, आप नेपाल चले जाएं जी, जो छोटा सा मुल्क है, वहाँ जहाँ पे इतनी क्वालिटी के चेयर लिफ्ट हैं कि लोकल लोगों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने सारा सिस्टम जो खड़ा किया हुआ है। क्या ये चीज हम नहीं कर सकते? 2005 के अंदर पाइड की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो था उस कॉन्सेप्ट को उजागर किया गया था और उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जोर दिया गया था। अब 2025 आ गया, 20 साल तक हम ये समझ नहीं पाए क्या वाकई हमें वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो उस कॉन्सेप्ट को लेके चल के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप चाइना में चले जाएं, हालांकि प्रेसिडेंशियल जो वहाँ पे सिस्टम काम करे, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो चीजें लेके चल रहे हैं। आपने टूरिज्म की डेवलपमेंट देखनी है तो आप चाइना चले जाएं, आप टर्की चले जाएं। हम वैसे जो कहते हैं हमारी चाइना से दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची और शहर से मीठी है, भाई उस ऊंचाई का कुछ थोड़ा सा फायदा आप भी उठा लें, उस मिठास का कुछ थोड़ा सा फायदा आप भी उठा लें। तो मेरा जो क्लेम है वो ठीक है कि हम टूरिज्म प्रमोट करना ही नहीं चाहते। उसकी वजह आप उन एरियाज में जाके चले जाएं, आपको जो फैसिलिटीज हैं उसकी तो बात छोड़ दें, आपको वहाँ खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब मुझे पता है आप डिजिटल दौर के अंदर रह रहे हैं, अगर कोई बंदा बाहर से गोरा आ गया, उसको कैश नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है, कहाँ पेमेंट करेगा? बिल्कुल। और बहुत सारे मुल्क तो कैशलेस चलते हैं, तो उनको तो आदत ही नहीं रही कैश लेके कैरी करने की। वो तो हमें आदत है कि हम डॉलर्स लेके निकल जाते हैं बाहर। मैं यकीन कर अब चाइना से वापस आया हूँ तकरीबन 3 महीने और 20 दिन के बाद, तो मुझे यहाँ पाकिस्तान में 10 दिन जो है मुझे वो शक ही रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ या चाइना में हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ कैश उठाने की आदत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमेशा आके इतनी अहम बातें करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू टेक टाइम फ्रॉम योर स्केड्यूल टू कम ऑन द शो। और आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 11 बजे। देखना मत भूलिएगा द इनसाइड स्कूप। आई एम आशा खान। टेक केयर।